खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। बांग्लादेश में एक और आम चुनाव करवाने पर जबरदस्त राजनीति चल रही है, तो वहीं बांग्लादेश सेना में भी गुटबंदी की खबरें हैं। इस सब के बीच म्यांमार सीमा पर मौजूद अराकान आर्मी भी बांग्लादेश के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। ऐसे में देश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आइए आपको इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता, सेना पर लगा दाग, अराकान आर्मी की धमकी, ये सब एक साथ मिलकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। तो साथ ही सत्ता में बने रहने की जुगत में जुड़े यूनुस को एक और अवसर देते नजर आ रहे हैं। इन हलचलों के बीच चुनावी प्रक्रिया जैसे रुक सी गई है। चुनाव की तैयारियों के बीच जमाते इस्लामी समेत दूसरे धड़े बिना सुधार चुनाव नहीं होने देने की चेतावनी दे रहे हैं। जुलाई चार्टर को कानूनी मान्यता देने की मांग तेज होती जा रही है। नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात का कहना है कि बिना चार्टर के चुनाव बेमानी है। एनसीपी इसे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्त बताती है। दूसरी ओर बीएनपी का कहना है कि इन सुधारों को चुनाव के बाद भी लागू किया जा सकता है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सरकार लीग को अप्रासंगिक बता रही है, लेकिन उसके कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक मौजूदगी सत्ता को परेशान कर रही है। हालांकि संकट अब सत्ता से निकलकर सेना तक पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्राइब्यूनल के आदेश पर सेना के 14 अफसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन पर हसीना शासन में जबरन गुमशुदगी और यातना देने का आरोप था। इन्हें ढाका छावनी की एक इमारत में रखा गया है। अफसरों पर कार्रवाई के बाद सेना के भीतर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। एक गुट जनरल रहमान का बताया जाता है, जो सरकार के साथ खड़ा है। ये गुट इस पक्ष में है कि सेना को सरकार के फैसलों का पालन करना चाहिए। कहा जा रहा है कि दूसरे समूह का नेतृत्व मेजर जनरल आरिफ चौधरी कर रहे हैं। ये गुट सेना को राजनीति से अलग रखने की मांग कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि सेना प्रमुख ने गिरफ्तारियों में हस्तक्षेप क्यों नहीं किया। सेना के अधिकारियों को हिरासत में जरूर रखा गया है, लेकिन अब तक अदालत में पेश नहीं किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदालत के फैसले के बाद 9 अक्टूबर को सेना के आला अधिकारियों की हुई बैठक में काफी गुस्सा देखा गया। इस बीच खबर है कि सेना प्रमुख ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द कर दिया है। यात्रा रद्द होने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि गतिरोध को सुलझाने के लिए सेना प्रमुख ने ऐसा किया है। सेना और सत्ता के बीच कड़वाहट की खबरें कई बार सामने आ चुकी हैं। वकारुज्जमा पहले भी सरकार को नसीहत दे चुके हैं। अगस्त में उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश से धर्मनिरपेक्षता को खत्म नहीं होने दिया जा सकता है। ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब वहां पर अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हमले में बढ़ोतरी हो गई थी। वहीं म्यांमार के रखाइन प्रांत पर काबिज अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उग्रवादियों का समर्थन जारी रखा तो इसके अंजाम बुरे होंगे। दरअसल बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थियों ने रखाइन में हमले तेज कर दिए हैं। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सिंघल साहब, बांग्लादेश को लेकर के सवाल थोड़ा ज्यादा है, इसलिए थोड़ा सा संक्षेप में बताइएगा। पहला सवाल ये है कि ये जो म्यांमार का रखाइन प्रांत है, वहां पर अराकान आर्मी का पूरा कब्जा है और अराकान आर्मी कहती है कि रोहिंग्या बांग्लादेश से आकर वहां हमला कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश को चेतावनी भी दी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अराकान आर्मी ने पूरी तरह से बांग्लादेश म्यांमार का जो बॉर्डर का एरिया है उस पे उनकी पूरी जो है पूरा कब्जा उनका है। और उनकी जो रोहिंग्या के बारे में उनकी जो विचार हैं, क्योंकि रोहिंग्यास काफ़ी रेफ्यूजीज वहाँ पर हैं और वो अपने वहाँ कोशिश कर रहे हैं अपना कब्जा अटैक करते हैं वहाँ पे। और अराकान जो है आर्मी, क्योंकि उनका पूरा वर्चस्व है और बांग्लादेशी आर्मी वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही है, तो एक ये वह चिंता का विषय है, क्योंकि एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है। अगर इसमें इनकी बातचीत से इनका कोई रास्ता नहीं निकला तो मेरे ख्याल से एक अनदर जो फ्लैश पॉइंट बन जाएगा इसमें। और बांग्लादेश जो कि ऑलरेडी इतनी समस्याओं से गुजर रहा है, उनकी समस्या इसमें बढ़ जाएगी। और तो बढ़ जाएगी। मेरा विचार है कि इनको आर्थिक बातचीत करनी चाहिए, ताकि ये जो अराकान आर्मी, क्योंकि बहुत स्ट्रांग है उस एरिया में, देयर इज नो ठीक डाउट है। अबाउट। सिंघल साहब, दूसरा सवाल यह है कि ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्राइब्यूनल, इसने वहां पर 15 जो सेना के अधिकारी हैं उनको कहा था कि उन्होंने वहां पर खूब एट्रोसिटीज की हैं, लेकिन उन सेना के अधिकारियों को अदालत में पेश करने को लेकर के ये कहा जा रहा है कि सेना में ही दो फाड़ हो गए वहां पर। देखिए, जैसे जो अभी जो हुआ है वहां पे,
बांग्लादेश में आर्मी के खिलाफ ये जो सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। वहां पे पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा कुछ हुआ है कि इतने 25 ऑफिसर्स के खिलाफ, सीनियर ऑफिसर्स जिसमें 9 रिटायर्ड हैं, एक जो है रिटायर होने वाले हैं, अब 15 सर्विंग ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का ये इंटरिम गवर्नमेंट ने जो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सेटअप किया है, उन्होंने उसके वारंट इशू किए और आर्मी ने सिविलियंस को नहीं हैंड ओवर किया है। उनको जो 15 ऑफिसर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उनको फैमिली से अलग रखा जा रहा है और उनके आर्मी कैंटोनमेंट में ही उनको रखा गया है। और जैसा कि आपने कहा कि अभी जो है उनको पेश भी नहीं किया गया है उसके कोर्ट के सामने। 22 तारीख की बात चल रही है कि 22 अक्टूबर को शायद पेश करने की बातचीत चल रही है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी में ऑलरेडी काफी डिफरेंसेस थे, जिसको जो वहां के आर्मी चीफ हैं ये वकार जमान, इनको वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने, जैसा कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया, कि इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ चेतावनी भी दी थी। और उस कुछ समय से हमने देखा है कि इंटरिम गवर्नमेंट के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो अभी उन्होंने कल इंटरव्यू भी दिया है, उसमें उन्होंने अपनी टोन थोड़ा बदली है कि माइनॉरिटी के साथ में क्या बिहेवियर है, फिर उन्होंने जस्टिफाई किया था उसमें भी। लेकिन जो बात है कि आर्मी का जो आपस में ये जो हुआ है, इसमें बहुत डिफरेंसेस खुल करके सामने आ गए हैं। और आर्मी चीफ को अपनी जो यात्रा थी उनकी सऊदी अरबिया के लिए जा रहे थे, उन्होंने वो भी पोस्टपोन कर दी है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट जो 4 से 6 वीक आई थिंक बहुत क्रूशियल रहेंगे बांग्लादेश के लिए, कि मुझे तो लगता है कि वहां इलेक्शन हो भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन को लेकर के ही आपसे सवाल जानना चाहेंगे। इलेक्शन को लेकर के कुछ भी वहां पर साफ नहीं है। जो एनसीपी है या उसके अलावा जमात है, वो कह रही है कि आप जो इलेक्शन रिफॉर्म है पहले लागू कीजिए, फिर इलेक्शन करवाइए। बीएनपी कहती है कि इलेक्शन करवा लो, रिफॉर्म बाद में होते रहेंगे। तो ऐसे में क्या इलेक्शन हो पाएगा वहां पर? नहीं, बिल्कुल। जो बात यह है कि जो इस वक्त जो इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट हैं, उनको तो फायदा है, क्योंकि जितना डिले होगा उनकी जो है उतने दिन गवर्नमेंट चलती रहेगी। बीएनपी को ये प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको है कि अगर ये समय लंबा खिंचा तो जो उनके चांसेस है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो बीएनपी की गवर्नमेंट, वो तो खैर इलेक्शन होगा तो पता लगेगा, लेकिन बीएनपी को इस वक्त ये महसूस हो रहा है कि वो उनके सत्ता में आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो इसलिए वो कह रहे हैं रिफॉर्म का वेट करने की जरूरत नहीं है और हमें इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराने चाहिए। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट के जो और धड़े हैं, वो कोशिश में है कि वो रिफॉर्म करने के नाम पर जो है उसको जितना लंबा खींच सके उतना वो खींचे। तो ये भी एक वो डिफरेंसेस बीच में आते जा रहे हैं। लेकिन आर्मी का अंतिम सवाल है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी 1-2 हफ्ते पहले भारत की ओर से कहा गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, उनको चिटगोंग में जो ताजा हालात हैं चिटगोंग, वहां देखना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। बात यह है कि इंटरिम गवर्नमेंट ने आज तक ये नहीं माना है ऑफिशियली कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के जो है के साथ में अत्याचार वहां पे हुए हैं, लोगों को मारा गया है, रेप हुआ है, उनकी जमीन छीनी गई है, बिजनेस छीने गए हैं, उस बात को उन्होंने कभी नहीं माना। हमेशा यही कहा है कि नहीं, ये तो आपस के उनके, एक हिंदू था एक मुस्लिम था, उनका झगड़ा था, इसलिए वो सब हो गया। तो जो बाकी रिपोर्ट आ रही है, जो कि इंटरनेशनल मीडिया में भी आई है, जो लाइव एविडेंस है, उसको वो हमेशा झुटला रहे हैं और कभी वो मानने को इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक एफर्ट वहां पर हो रहा है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, उनको जो है उनको पूरी तरह से खत्म करने का। समय हमारे पास कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने गागर में सागर भर दिया। बांग्लादेश में काफ़ी सवाल आपसे मैंने पूछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विश्लेषण को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें आपको बताएं।